नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, केंद्र सरकार ने दी सीबीआई जांच की अनुमति। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 8 फरवरी को सीबीआई ने गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि बीजेपी ने यह मुद्दा कई बार उठाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाई, कैमरे खरीदे गए और तमाम अफसरों को इसके अंदर नियुक्त किया गया। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने कई मीडिया संस्थानों के अफसरों की भी जासूसी करवाई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और गृह मंत्रालय ने भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी को 2024 में लोग सिखाएंगे सबक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग पीएम मोदी को 2024 में सबक सिखाएंगे। केंद्र में गठबंधन सरकार आएगी, कांग्रेस नेतृत्व करेगी। हम दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं, नहीं तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। हम 2024 जीतने के तरीके पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपीए की सरकार बनेगी, यानी कि केंद्र में इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि इस बार जनता मोदी को सबक सिखाएगी। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बोले नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। ये आपको बता दें कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के नई पार्टी बनाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी के पास में अब कुछ भी नहीं बचा है, प्रदेश की जनता अब जेडीयू के साथ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बदलते तेवर पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी टिप्पणी कर कहा कि पार्टी पर उनके जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद चुनाव हारे थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पर ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू मजबूत हो रहा है, जिसको जिधर जाना है जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से पार्टी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी से अकेले नहीं लड़ा जा सकता, ईवीएम मशीन से हो रहा घोटाला। यह आपको बता दें कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। बुधवार को सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि मौजूदा बीजेपी से अलग चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी उम्मीदवारी को लेकर बड़ी बात कही। सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मौजूदा बीजेपी से लड़ना है तो अलग संसार या अलग चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता। विपक्षियों की एकता की वज्र मुट्ठी बनाए बिना लड़ना संभव नहीं है। अभी कांग्रेस अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती है, विपक्ष की एकता के लिए हमारे बहुत ईमानदार प्रयास हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर हो रही रस्साकसी खत्म करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा यह बाद में भी तय किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ जंग में विपक्ष से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम घोटाला करने के लिए इजराइल की टीम जॉर्ज कंपनी को ठेका दिए जाने का खुलासा हुआ है। विपक्षी दलों का एकजुट होना ही बीजेपी की पाखंडी देशभक्ति का एकमात्र जवाब होगा। अगली बड़ी खबर, नाम और निशान के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट से छिनेंगे चुनावी मुद्दे। शिंदे की असली शिवसेना ने की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। एक तरफ उनके हाथों से शिवसेना का सब कुछ छिन चुका है, तो वहीं अब राजनीतिक रूप से भी वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय राजनेता के रूप में उनकी विचारधारा सावरकर को लेकर स्पष्ट रही है। हालांकि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके चुनावी मुद्दों पर भी सेंध लगाने का प्लान बना चुके हैं। दरअसल मंगलवार को मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता भी चुना गया। इस बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन मुख्य रूप से सावरकर चर्चा में रहे। बैठक में सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करके एकनाथ शिंदे ने अपनी चुनावी रणनीति को काफी हद तक साफ कर दिया है। ऐसे में अब समस्या उद्धव ठाकरे गुट और उनके सहयोगियों को होगी। दरअसल महाराष्ट्र के महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जिसकी विचारधारा सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे से काफी अलग है। आपको बता दें कि फिलहाल शिंदे गुट ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने विपक्ष पर बोला तगड़ा हमला। कहा जो अपना घर नहीं संभाल सके वो विपक्ष को कर रहे एकजुट। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में विपक्ष को एकजुट करने
की उद्धव ठाकरे की अपील पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने निशाना साधा है। राम कदम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि जो अपना घर और कुनबा नहीं संभाल सके वो विपक्ष एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामना का संपादकीय बता रहा है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। राम कदम बुधवार को सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे के संपादकीय पर जवाब दे रहे थे। संपादकीय में लिखा गया था कि अगर मौजूदा बीजेपी से लड़ना है तो अलग संसार या अलग चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता। विपक्षियों की एकता की वज्रमुट्ठी बनाए बिना उससे लड़ना संभव नहीं है। संपादकीय में आगे कहा गया था कि अभी कांग्रेस अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि संपादकीय से एक बात तो साफ हो गई है कि 2024 में पीएम मोदी की वापसी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें 100 सीटों पर सिमटने का सपना देखने वाले अपने बचे हुए सांसदों और विधायकों को संभालें। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाई भतीजावाद वाली पार्टियां एक मंच पर आने की बात कर रही हैं। और बड़ी खबर, लंबे समय के बाद चुनावी मोड में आए राहुल गांधी, पीएम मोदी और ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी की सहयोगी पार्टी बताया। उन्होंने दावा किया कि गोवा में टीएमसी गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी की मेघालय विधानसभा के मद्देनजर यह पहली चुनावी रैली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं। वे गोवा आए और बड़ी रकम खर्च की क्योंकि उनका विचार बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी सत्ता में आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में भाषण दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीधे सवाल पूछे थे। मैंने उनसे अडानी के साथ में उनके रिश्ते के बारे में पूछा था। मैंने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें पीएम मोदी अडानी के साथ उनके विमान में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने संसद में अडानी ग्रुप के मामले में पीएम मोदी पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। इस आरोपों के जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि यूपीए की सरकार के दौरान देश में भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 2 मार्च को जारी होंगे। और बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी को चौथी बैठक में मिल गया नया मेयर। सैली ओबरॉय को मिली बड़ी जीत, 150 वोटों से जीत लिया चुनाव। यहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को उसका नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सैली ओबरॉय ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। सैली ओबरॉय को 150 वोट मिले हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को मात दे दी है। मेयर चुनाव में बीजेपी को 3 वोट ज्यादा मिले। बीजेपी के पार्षद, सांसदों और एक मनोनीत विधायक को मिलाकर कुल संख्या 113 थी, जबकि उन्हें 116 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन कांग्रेस की 9 में से एक पार्षद शीतल ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सैली ओबरॉय दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। 39 साल की सैली ओबरॉय पेशे से प्रोफेसर हैं। सैली ओबरॉय ने पीएचडी तक की पढ़ाई की है। वहीं पहली बार पार्षद भी चुनी गई हैं। आपको बता दें कि इस जीत के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार। आम आदमी पार्टी की पहली मेयर सैली ओबरॉय को उन्होंने बधाई दी है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस आपकी संस्कृति को कर रहे नष्ट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेघालय की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस आपकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें आपकी संस्कृति, पहचान या आपके इतिहास को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हमारा देश हिंसक देश नहीं है। कायर ही अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। हमें इस विचारधारा से प्यार, सम्मान और अहिंसा से लड़ना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा मेघालय की संस्कृति, कला और परंपरा और आपके धर्म पर हमला और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यहां पर यह बताने आया हूं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कभी भी होने नहीं देंगे कि वो अपनी भाषा, आपकी संस्कृति, कला और आपके इतिहास को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हमारे लिए ये भारत नहीं है। हमारा देश हिंसा को कभी भी समर्थन करने वाला नहीं है। हिंसा की हमारे देश में कोई भी जगह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके का काम केवल एक डरपोक ही कर सकता है। डरपोक ही अपनी ताकत को लागू करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक क्लास बुली है। आपके ऐसा व्यक्ति देखा होगा जिसको लगता है कि दूसरे को कुछ समझ नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन एक दिन उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे सही पाठ पढ़ा देता है। ये भाजपा और आरएसएस वही बुली हैं। उनको लगता है कि केवल उन्हें ही सब कुछ पता है। वे किसी का कोई भी मान सम्मान नहीं करना जानते। उन्होंने कहा कि हम सबको उनके
खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब चुनाव प्रचार में अपनी कमान संभाल ली है। उन्होंने मेघालय में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, जनता से की टीएमसी को वोट डालने की अपील। बोली हम बीजेपी को दिल्ली से बाहर कर देंगे। ये आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मेघालय में टीएमसी के लिए वोटिंग कीजिए, हम दिल्ली से बीजेपी को बाहर कर देंगे। लोगों को बाहर से आने और आप पर सीएए और एनआरसी थोपने की इजाजत न दें। उन्होंने आगे कहा कि कोनराड संगमा सरकार लोगों के विकास के लिए काम नहीं कर रही। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जनता से अपील की है कि आप हमें वोट दीजिए और हम बीजेपी को दिल्ली से बाहर कर देंगे। आपको बता दें कि मेघालय में तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रचार किया और जनता से टीएमसी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। और ये बड़ी खबर, जासूसी मामले में मुकदमा दर्ज होने पर बोले मनीष सिसोदिया कमजोर और कायर है मोदी सरकार। यह आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कथित जासूसी करके जानकारी जुटाने के मामले में सीबीआई ने उन पर केस दर्ज कर लिया है। इस पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उसको कायर और कमजोर बता दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कथित तौर पर खुफिया राजनीतिक जानकारी जुटाने से संबंधित मामले में सीबीआई को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिससे उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उन पर पहले ही कई मामले चल रहे हैं। दिल्ली एलजी को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। मनीष सिसोदिया पहले से ही 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होना है। और ये बड़ी खबर, गौतम अडानी विवाद को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली एलआईसी और एसबीआई को निजी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दे रही सरकार। ये आपको बता दें कि अडानी मामले पर चल रहे विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एलआईसी और एसबीआई के अडानी समूह में निवेश करने को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी अनुमति क्यों दे रही है। आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अडानी मामले को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपके पैसे को बिना चेक और बैलेंस के निजी कंपनियों को दे रही है। उन्होंने केंद्र से सीधा सवाल किया कि मोदी सरकार अडानी समूह की निजी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति क्यों दे रही है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के प्रगति कार्यों को रोकने के लिए अदालतों में जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और जहां पर हम रोजगार देने में व्यस्त हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता अदालतों में मुकदमा दायर कर रहे हैं और हमारी प्रगति को रोक रहे हैं। और ये बड़ी खबर, बरुद्दीन अजमल का बड़ा ऐलान। बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा हैं पीएम मोदी के सबसे बड़े दुश्मन। ये आपको बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोकसभा सांसद बरुद्दीन अजमल ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी का असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अजमल ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा ही पीएम मोदी के असली दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिले, लेकिन ये उसके खिलाफ काम करते हैं। बरुद्दीन अजमल ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में मुसलमानों को सताने का काम किया है। अजमल ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को रात में 2 बजे सपने आते हैं कि बहुत दिनों से मुसलमानों को सताया नहीं है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ाई करें और शिक्षित हों। मुसलमानों पर धर्म के आधार पर अत्याचार किया जा रहा है। एआईयूडीएफ के सांसद ने इंटरव्यू में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीएए पर भी अपनी बात की। बरुद्दीन अजमल ने कहा कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं और एनआरसी सीएए का हम मरते दम तक विरोध करते रहेंगे। बरुद्दीन अजमल ने सर तन से जुदा नारे पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि हम इसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। बरुद्दीन अजमल ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मोदी और बीजेपी को गद्दी से उतारना है तो सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक सारे विपक्षी दल एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने भी एक इंटरव्यू
में यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को हाथ मिलाना होगा और लोगों को विकल्प देना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या आप पूरे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।